नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में भी इन दिनों बिहार चुनाव की चर्चा इतनी ज़्यादा हो रही है कि हम बिहार चुनाव पर अपनी चर्चा भी मुद्दे की बात में करने के लिए एक तरीके से मजबूर हो जाते हैं आपके दिलचस्पियों को देखते हुए। और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बिहार चुनाव का क्या असर होगा, इसे इस चश्मे से देखने की ज़रूरत इसलिए लाजमी तौर पर पड़ती है। तो क्या अगले साल होने वाले यूपी चुनाव में सियासी बिसात बिहार के नज़रिए से बिछाई जा रही है? क्या बिहार चुनाव का कोई असर अगले साल नहीं, 2027 के चुनाव की बात मैं कर रहा हूं, यूपी के विधानसभा चुनाव पर भी होगा? जानने के लिए हमारे साथ हैं द प्रिंट के वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत श्रीवास्तव, जो बिहार चुनाव को नज़दीक से कवर कर रहे हैं और वो मूलतः चूँकि उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश की चर्चाओं में आप उन्हें हमारे साथ लगातार देखते रहे हैं, इसलिए यूपी की पॉलिटिक्स पर बिहार के चुनाव के असर को जानने समझने के लिए हम प्रशांत से बात करेंगे। प्रशांत, पहले चरण के आखिरी दौर में योगी आदित्यनाथ की धुआंधार रैलियां हमें नजर आई, अखिलेश यादव का भी ताबड़तोड़ प्रचार नजर आया। सबसे पहले तो यही बुनियादी सवाल है, बिहार में यूपी के नेताओं का क्या असर देखते हैं आप चुनाव के ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो नमस्कार नीरज जी। और जो पहला फेज है उसकी तमाम सीटें यूपी बॉर्डर से सटी हुई हैं। चाहे वो बक्सर जिले की बात हो, उसकी तमाम सीटें बगल में ही। आप जो है थोड़ा सा आगे जाएंगे तो खेसारी लाल जो भोजपुरी सिंगर हैं और चर्चित व्यक्ति हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। सिताब दियारा जेपी का गांव भी जो है वो उसी जिले में आता है, और जहाँ की सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, छपरा सीट से। उसके अलावा पटना तक की जितनी भी सीटें वहां से आगे आगे की तरफ बढ़ेंगे आप पटना की तरफ, तो उस बेल्ट की जितनी भी सीटें हैं सब पहले चरण में ही चुनाव होने जा रहा है। तो इसलिए आप देखेंगे जो यूपी के जो दो बड़े नेता हैं, खासतौर से योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, इनकी ज्यादातर जनसभाएं इन्हीं सीटों पर अभी कराई गई हैं और दोनों जमकर गरजे हैं। लेकिन मैं फिर जो बात है, बुनियादी सवाल जो आपका है कि यूपी पर क्या असर पड़ेगा या यूपी के नेताओं का वहां जाकर क्या असर पड़ेगा, यूपी के नेताओं को वहां प्रचार कराने का यही एक उद्देश्य था दोनों पार्टियों का कि बॉर्डर किनारे के जो जिले हैं बिहार में, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार का जो बॉर्डर है उसके आसपास के जो जिले हैं वहां पर इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि यूपी के तमाम लोग जो है वो बॉर्डर के उस पार जाते रहते हैं। इवन छपरा आप जाइए, आप बक्सर जाइए, तो एकदम सटा हुआ है। खान पान तो एक जैसा है, रहन सहन एक जैसा है, भाषा एक जैसी है। हाँ, जी, आप कुछ कह रहे थे। कि खान पान एक जैसा है, भाषा एक जैसी। दरअसल दर्शकों के लिए कि पूर्वांचल, यूपी का पूर्वांचल और बिहार का पश्चिम, ये मिला के भोजपुर इलाका कहलाता है। और बिल्कुल जिसे कहते हैं कि संस्कृति, रहन सहन, जीवन शैली, तमाम चीज़ें एक दूसरे से घुली मिली हैं। तो पॉलिटिक्स भी जो है वो घुली मिली हुई है। जी, काफी मिलती हुई, बिल्कुल सही कहा आपने, और काफी मिलती हुई है, और दोनों का बड़ा असर भी है। आप देखिए ना कि योगी आदित्यनाथ की रैली में भीड़ ठीक ठाक है, अखिलेश यादव की रैली में भीड़ गजब है। मतलब भीड़ की कोई कमी नहीं है। और योगी आदित्यनाथ की रैली की भीड़ भी अगर आप देखेंगे तस्वीरों में, तो भीड़ तो जबरदस्त है। तो भीड़ अट्रैक्ट करने में दोनों ही नेता सफल हुए हैं। दोनों ही पार्टियां, यानी कि दोनों जो अलायंसेस है, एनडीए की नजर में योगी आदित्यनाथ जो है वो आज की तारीख में प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद दूसरे सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। वहीं महागठबंधन की नजर में भी अखिलेश यादव टॉप 3 स्टार प्रचारकों में तो आते ही हैं। अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वहां पर व्यस्त हैं अपने बिहार के कैंपेन में, तो अखिलेश यादव को भी तमाम जगहों पर भेजा जा रहा है जहां जहां तक तेजस्वी और राहुल नहीं पहुंच पा रहे हैं। खासतौर से तेजस्वी तो 10-10, 11-11 जनसभाएं एक दिन में कर रहे हैं, तो इतना आसान नहीं है कि वो सारी 243 की 243 कवर ही कर लें। और कई जगह पर तेजस्वी भी आए, उसके बाद अखिलेश यादव को भी भेजा जा रहा है। तो कोई कसर जो है वहां पे इंडिया गठबंधन नहीं यहाँ पर छोड़ने जा रहा। लेकिन फिर मैं बुनियादी सवाल का जवाब यही दूंगा कि यूपी पर क्या असर पड़ेगा, जो आपने पूछा। यूपी पर अभी बहुत टाइम है, अभी मेरे 1 साल से ज्यादा का समय है। और बिहार, मैं इस चीज को रिपीट करूंगा कि बिहार चुनाव के नतीजों का यूपी चुनाव के नतीजों पर अभी से कह देना कि बहुत असर पड़ेगा, ये इतना इजी नहीं है। मतलब मैं दोनों चुनाव को अलग तरीके से देखता हूँ। डेमोग्राफी वाइज भी दोनों जगह अलग है, और कास्ट कैलकुलेशंस भी दोनों जगह के अलग है, मुद्दे भी थोड़े थोड़े दोनों जगह के अलग हैं।
तो ऐसे में अगर बिहार में अगर कोई सरकार बनती है उसके बाद वो दावा कर ले कि यूपी में भी वही होगा, तो इट्स टू अर्ली टू से। आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ हम्म होने जा रहा है। बिहार के चुनाव अलग है, उसके बाद अगले साल 4-5 राज्यों के चुनाव हैं वो अलग हैं, उसके बाद कहीं उत्तर प्रदेश की बारी आएगी। तब तक अभी तो बहुत कुछ यूपी की सियासत में होना बाकी है, तमाम अलायंसेस बनने हैं, टूटने हैं, तमाम नेताओं की ज्वाइनिंग होनी है, यूपी के मुद्दे बदलने हैं। अभी यूपी की सियासत जो है वो बिहार की सियासत से मैं थोड़ा अलग मानता हूँ। हालांकि तमाम लोग इसको दिल्ली में तमाम हमारे भी वरिष्ठ साथी हो, तमाम लोग मतलब जो है यूपी बिहार का नाम जब एक साथ लेते हैं तो उनके दिमाग में रहता है कि यूपी बिहार की पॉलिटिक्स एक जैसी नहीं, यूपी बिहार की पॉलिटिक्स एक जैसी नहीं है। यहाँ के नेताओं को वहां का स्टार प्रचारक बनाया जा रहा है, वहां के नेताओं को यहाँ का बनाया जाएगा। लेकिन यूपी की सियासत अलग है, बिहार की सियासत अलग है, और मुद्दे भी दोनों के एक जैसे हैं। वहां भाषा बोली कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में एक हम्म। जैसी है, खान पान कुछ एक जैसा है, लेकिन सियासत और सियासी मुद्दे जो है वो दोनों जगह के काफी अलग है। इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको आज जैसे शो आगे बढ़ेगा तो मैं बताऊंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। मतलब हम जाहिर तौर पर अगर बिहार के दूसरे कोने पर चले जाएं जो पश्चिम बंगाल से लगता है सीमांचल का इलाका, और हम उत्तर प्रदेश के पश्चिम इलाके में आ जाए तो पूरी दुनिया ही बदल जाती है। लेकिन हिंदी भाषी उत्तर भारत की हिंदी बेल्ट के दो बड़े राज्य हैं, शायद इसलिए दिल्ली से या एनसीआर के रीजन से इनमें सिमिलरिटीज़ तलाशते हैं लोग। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ खासतौर पे मतलब जो यूपी के नेता हैं, जैसे अब योगी आदित्यनाथ के प्रचार में मैंने देखा कि दरभंगा में बुलडोजर लेकर आए हुए थे, लोग स्वागत कर रहे थे। या फिर अखिलेश यादव जिस तरह से बात करते हैं तो वो बिहार में भले ही जातियों का अलग समीकरण हो जैसा आपने कहा, या जातियों के आधार पर चुनाव हो रहा, लेकिन अखिलेश यादव के भाषा में कहीं ना कहीं उनका पीडीए झलक जाता है। इसमें कोई आप देखते हैं किसी तरह की कोई सिमिली? नहीं देखिए, जो बेसिकली यहाँ पर जो इक्वेशन है जिस पर सबका नजर है, देखिए यूपी में चुनाव के समीकरण अलग है। वहां पर पीडीए की बात अखिलेश यादव करते हैं, पीडीए की बात तब वो करते हैं जब सामने एक सामान्य वर्ग का मुख्यमंत्री है। मतलब जो अगर अखिलेश कास्ट हम्म। कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो उसके पैरेलल में आप पीडीए की बात करते हैं। पीडीए की फुल फॉर्म आप 50 बना दें, लेकिन जो बेसिक फुल फॉर्म है वो कहीं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जो बेसिक फुल फॉर्म बिल्कुल। पहले दी गई थी, तो आपका टारगेट वो रहता है। बिहार में अलग सीन है, बिहार में नीतीश कुमार खुद भी ओबीसी वर्ग से हैं, है ना, और वहां पर तेजस्वी भी ओबीसी वर्ग से हैं। वहां पर जो लड़ाई है वो मेन लड़ाई है ईबीसी और दलित वोटों की। अगर हम्म ईबीसी वोट में यानी कि जो एक्सट्रीम बैकवर्ड वोट है उसमें अगर महागठबंधन सेंधमारी कर लेता है तो महागठबंधन के अच्छे समीकरण है, क्योंकि बिहार में मुस्लिम यादव की संख्या यूपी के मुस्लिम यादव की संख्या से थोड़ी ज्यादा मानी जाती है। तो लगभग 35-36% मानी जाती है। यूपी में लगभग ये 28%, 29% तक होता है, लेकिन बिहार में ये बढ़ के 35% तक चला जाता है, ऐसा तमाम जानकार कहते हैं। तो ऐसे में अगर थोड़ा ईबीसी का वोट और कुशवाहा वगैरह का वोट, जो अनोन यादव ओबीसी हैं, उनका वोट अगर आरजेडी ले लेती है, कुछ दलित वोट कुछ सेगमेंट्स में जाके ले लेती है, तो आरजेडी यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर देगी अगर वो 40-42% से ऊपर चली जाती है बिहार के हिसाब से देखा जाए तो। वही नीतीश कुमार की पार्टी जो जेडीयू है और मतलब जो एनडीए का जो गठबंधन है, उनके साथ प्लस पॉइंट ये है कि नीतीश कुमार का कोर वोटर ही ईबीसी माना जाता है। यानी यादव मुस्लिम के अलावा जितने भी वोटर हैं, खास तौर से जो ईबीसी वोटर हैं, वो एक पिछले 15-20 साल से नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही में महिलाओं के लिए जो तमाम स्कीम्स उन्होंने निकाली उसका असर भी अभी तक है, ऐसा उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, वो भी वोट है। सामान्य वर्ग के लिए वहां पर बीजेपी अलायंस में साथ में है। दलित वर्ग को लुभाने के लिए वहां पर चिराग पासवान की पार्टी जो है वो भी है, मांझी भी है साथ में। तो ऐसे में ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, बहुत ज्यादा कांटे का है। तो इसमें अगर सिमिलैरिटीज हम ढूंढेंगे तो सिमिलैरिटीज तो नहीं है, लेकिन जो इसकी डिससिमिलैरिटीज है उनकी अपनी एक यूनिकनेस है। अगर आप देखें तो पीडीए जो है वो यूपी का अलग है, वहां पर पीडीए के साथ साथ हम्म। जो है वो आपको खास तौर से विशेष तौर से ईबीसी यानी जो क्या नाम है, पीडीए में केवल पिछड़ा ही नहीं, वहां पर जो है वो ईबीसी एक जो है एक अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए तेजस्वी उस एक तरीके से स्लोगन को वहां पर उन्होंने कॉपी पेस्ट नहीं किया। वहां वो जानते हम्म हैं कि हमारे साथ मुस्लिम यादव का एक बड़ा तबका साथ देगा, लेकिन उसके साथ दूसरा वोट भी लाना होगा। प्लस एक फर्क और भी है जो मैंने वहां देखा, वहां पर यादव उम्मीदवार जेडीयू भी उतारता है, बीजेपी भी उतारती है, तो पूरे के पूरे आप ये नहीं कह सकते कि 100% यादव जो है बिहार का वो आरजेडी के लिए ही करेगा। तो वहां की ओके। समीकरण अलग है।
यूपी के नेताओं को इसलिए लगाया गया क्योंकि हिंदी बेल्ट है, पूर्वांचल की राजनीति सब समझते हैं, और इन लोगों के सपोर्टर्स बिहार में बहुत सारे हैं। जैसे अभी जैसे एक लाइटर नोट पे कहा जाए तो अभी एक एक रेसलर थे, धावक भी हैं वो अखिलेश यादव ने लखनऊ आए थे, टार्जन यादव, वो अभी वहां उनको बिहार में भी रैली में मिलने पहुंच गए। तो ऐसे तमाम अखिलेश यादव। खेसारी लाल यादव तो है, खेसारी लाल यादव तो है। हम देख रहे हैं कि खेसारी लाल यादव के वीडियो हम खेसारी लाल यादव के वीडियो हम अपने यूपी तक के वीडियोस में जब लगा रहे हैं तो उसको यूपी के लोग भी बहुत देख रहे हैं। तो वो वही जो बात आप कह रहे थे कि का जन्मदिन भी अखिलेश जी ने मनाया था, अखिलेश यादव ने, खेसारी की भी फॉलोइंग है। तो ये बड़ा नेक टू नेक फाइट हो गया है वहां पर, और ये कहीं ना कहीं अभी आज की स्थिति में देखा जाए तो बहुत जरूरी है दोनों ही गठबंधन के लिए चुनाव जीतना, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए एक मुराल तो हावी हो जाएगा ये चुनाव जीतेगा। मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि दो यूपी के चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे या यूपी के चुनाव के नतीजे डिक्लेयर हो जाएंगे इस रिजल्ट से, लेकिन एक मोराल जो है अगले 1 साल तक हावी हो जाएगा, जो भी यहाँ से पार्टी निकल जाती है जीत के लिए। नहीं, बिल्कुल बात है। और खास तौर पे इसलिए भी कि एक करीबी टक्कर 2020 में तेजस्वी यादव ने एनडीए को दी थी, बहुत ही करीबी टक्कर दी थी। तो इसलिए और इसी तरह से लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को करारी टक्कर, क्या चूंकि वो उन्होंने यूपी के अंदर कम से कम बीजेपी को हराया था। तो ये भी एक सिमिलरिटी लोग ढूंढते हैं कि देखिए करीबी टक्कर के बाद जो अगला चुनाव हो रहा है, या 2022 में भी अखिलेश यादव ने एक मजबूत टक्कर दी थी, तो उसके बाद अगले चुनाव में एक स्टेप और आगे बढ़ती हैं कि नहीं, विपक्ष की पार्टियां, इंडिया गठबंधन या महागठबंधन, इस तरह की बातें भी उत्तर प्रदेश के अंदर लोग करते हुए नजर आते हैं। आपने चूंकि एक एबीसी और दलित वोट की बात की, तो अगर हम दलित वोट की बात करें तो राहुल गांधी का क्या कोई असर देखते हैं आप? तालाब वालाब में कूद जा रहे हैं आजकल, और इससे भी ज़्यादा अहम बात, ये तो लाइटर नोट पे थी तालाब में कूदने की बात, लेकिन पिछले कुछ 2-1 साल में राहुल गांधी की ओवरऑल एक नेता के तौर पर जो इमेज में बदलाव आया है, उसमें एक एडिशनल बदलाव ये है कि दलित समुदाय के नेता के तौर पर लोग उन्हें बहुत अंडरलाइन करते हैं। सामाजिक न्याय की राजनीति वो कर रहे हैं, लेकिन दलित उसमें फोकस है, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। तो क्या महागठबंधन की एक मुख्य पार्टी कांग्रेस है, यानी तेजस्वी खेमे की, यहां पर आपको राहुल गांधी का कोई असर नजर आता है? मैं ये इसलिए भी पूछ रहा हूं कि अगला सवाल मेरा ये होगा कि फिर वो यूपी में भी कोई उसका असर होगा क्या? पहले बिहार की बात। नहीं, मैं देखिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का असर मैं यूपी में ज्यादा मानता हूँ बिहार के कंपैरिजन, लेकिन वहां पर भी असर है। राहुल गांधी की इमेज को लेकर सभी ये बात कहते हैं कि पिछले जब से भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने करी है, उसके बाद उसका पार्ट 2 किया, उसके बाद से 24 में नतीजे भी दिखे, बेरोजगार युवाओं का मुद्दा उठाया, पेपर लीक का मुद्दा उठाया, सामाजिक न्याय की बात की, जातीय जनगणना की बात की। तो ओबीसी वर्ग में और दलित वर्ग में राहुल गांधी का एक्सेप्टेंस पहले से ज्यादा बढ़ा है। इस बात पे राजनीति समझने वाला कोई भी व्यक्ति डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन यूपी में क्योंकि उनका घर है, मतलब रायबरेली अमेठी उनका घर है, यहाँ अक्सर वो परिवार आता रहता है, तो यहाँ उनके कनेक्शन ज्यादा हैं। प्रयागराज यानी जो इलाहाबाद था, फूलपुर से नेहरू लड़ते थे, इलाहाबाद में उनका घर हुआ करता था, है ना। आज भी आनंद भवन है पब्लिक के लिए वहां पर। तो यूपी से जड़ें ज्यादा मजबूत हैं। बिहार में कोशिश की है राहुल गांधी ने, जिसका थोड़ा बहुत असर भी दिख रहा है वहां पे। लेकिन अगर आप उनके टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कांग्रेस के, तो उसमें तो उतना असर नहीं दिखा। जो सामाजिक न्याय की वो बात करते हैं, लेकिन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कांग्रेस के जो बिहार में हुआ, उसमें उस तरह से असर नहीं दिखा उसका, जो बात सच है। और ना ही वहां की केवल आप प्रदेश अध्यक्ष आप दलित समाज से दे दो उतना ही काफी नहीं है। चेंजेस काफी कुछ करने की जरूरत है। यूपी में भी जो अभी मौजूदा स्ट्रक्चर है उनका, यहाँ पे यूपी के संगठन में भी, उसमें भी वो सामाजिक न्याय का उतना पार्ट नहीं दिखता है जिस तरह से वो बात करते हैं। लेकिन एक्सेप्टेंस बड़ा है, युवाओं के बीच में एक्सेप्टेंस बड़ा है। लेकिन चुनाव जो होता है ना, देखिए लोकसभा के चुनाव के अलग मुद्दे होते हैं, विधानसभा के चुनाव में लोकल मुद्दे ज्यादा हावी रहते हैं। लोकल मुद्दों को एड्रेस करने के लिए लोकल लीडरशिप का डेवलप होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस ने फरवरी में अपना वहां पर प्रभारी चेंज किया था, कृष्णा अलावरू को वहां का प्रभारी बनाया गया था। अलावरू का वहां विरोध भी हुआ। कृष्णा अलावरू ने वहां कन्हैया को, पप्पू यादव को बड़ा एक्टिव भी किया। तो पुराने नेता थोड़े से एक तरीके के हैं असहज हो गए, या जो लालू के करीबी माने जाते थे वो, उनको थोड़ा सा असहजता हुई, गठबंधन का पेच फंसा रहा।
तो मुझे अभी भी लगता है, हालांकि ये लोग कह रहे हैं इन्होंने बड़ा स्ट्रेटेजिक वे में तेजस्वी यादव को जो है दिवाली बाद डिक्लेयर किया, ये स्ट्रेटेजी थी। मुझे लगता है कि शायद 15-20 दिन पहले कर देना चाहिए था, तो थोड़ा सा और बेहतर होता है चुनाव, और ज्यादा जो है वो मजबूती से इंडिया ब्लॉक लड़ सकता है। सीटों की ईओ की लड़ाई जरूर थी, वो हम्म। हर जगह होती है, लेकिन जो बीजेपी ने अपना अलायंस कम से कम क्लियर कर दिया था कि 101 सीटों पे हम लड़ेंगे, 101 पे वो लड़ेंगे, ये कांग्रेस में नहीं हो पाया। और कई सीटें ऐसी हैं, 2-3 पे तो मैं भी गया, जिसमें दोनों मतलब अलायंस में दो दो पार्टियां लड़ रही हैं, कम से कम 6 या 7 सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी है बिहार में। हम्म। तो इसको सॉर्ट आउट अगर 10-15 दिन पहले कर देते तो चुनावी रफ्तार उनकी और बेहतर हो जाती है। और महिला वोटरों को विशेष तौर पे तेजस्वी ने कोशिश करी लास्ट टाइम पर एक तरीके से उन लोगों को अपनी तरफ लाने की, लेकिन मुझे लगता है कि उस तरह से और पहले से इसको कोशिश करना, और पहले से इस तरह की कोशिशें होनी चाहिए थी, और महिला नेताओं को वहां एक्टिव करके जो है प्रियंका गांधी के दौरे पहले से करवाते, और भी जो तमाम महिला नेता हैं देश भर की और जो विपक्ष की हैं, उनको वहां पे छोटे छोटे चौपाल करा के और उन उस तरह से लीडरशिप वहां पे डेवलप करके, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ महिला वोटर सॉलिड आज भी जो है वो मेरे ख्याल से उसमें 2-4% इधर उधर हम्म। भले ही, लेकिन एक बड़ा हिस्सा जो है महिला वोटर्स का वो अभी भी एनडीए के साथ अभी दिखता है। लेकिन उसी तरह हम्म। उसके पैरेलल में महागठबंधन की उम्मीद युवा है, और जो बेरोजगार हैं, जो पेपर लीक के शिकार हुए हैं, उस तरह के युवा जो है वो महागठबंधन की रैलियों में आपको दिख जाएंगे। तो ये फर्क है जो मैंने देखा यूपी बिहार में। राहुल गांधी का जो आपने बात किया, तो मैं आज भी मानूंगा कि यूपी में उनका असर थोड़ा ज्यादा है बिहार के कंपैरिजन। बिल्कुल। एक हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो इंडिया गठबंधन है या फिर एनडीए है बीजेपी की अगुवाई वाला, इनके अलावा जो एक थर्ड फोर्स है वो मायावती की है। अगर हम उसकी कोई एक रूपता समानांतर उसके अगर बिहार की पॉलिटिक्स में देखें तो इस बार शायद प्रशांत किशोर को एक तीसरी फोर्स कहा जा सकता है। लेकिन मैं प्रशांत किशोर की नहीं, मायावती की बात करना चाहता हूं आपसे। 6 तारीख से जो पिछली रिपोर्ट्स थी उनके मुताबिक मायावती अपना प्रचार शुरू करेंगी, यानी पहले चरण का चुनाव जब खत्म हो चुका होगा, जिस दिन वोटिंग हो रही होगी उस दिन से। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मायावती बिहार में चुनाव लड़ती रही हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने 1 सीट जीती थी, 2 सीटों पर उनके नंबर 2 पर रहे थे कैंडिडेट, और 13-14 सीटों पर नंबर 3 पर रहे थे। 1.5% के करीब वोट मिला था। तो ये प्रशांत, आप मायावती की इस बिहार में चुनाव को लेकर स्ट्रेटजी को कैसे देखते हैं? मायावती कुल मिलाकर क्या साबित कर रही हैं बिहार में चुनाव लड़के? नहीं, देखिए बसपा का वहां पर कुछ सीटों पर असर है, और बसपा 2-3 सीट मजबूत अगर और लड़ जाए तो जीत भी सकती है 2-3 सीट वहां पर। बसपा का असर वहां पर है, बसपा को इग्नोर नहीं किया सकता। बसपा कम से कम 20-25 सीटों पर ठीक ठाक चुनाव वहां पर लड़ रही है। लेकिन अगर और पहले से एक्टिव किया होता काडर को, अगर मायावती ने अब तक 2-3 रैली वहां कर दी होती, तो थोड़ा सा और बल मिल जाता, थोड़ा सा बूम मिल जाता बीएसपी कैंपेन को। थोड़ा लेट वो भी हो गए वहां पर जो है थर्ड फैक्टर जो है एनडीए और एमजीबी यानी महागठबंधन के बाद, वो प्रशांत किशोर ही हैं। और प्रशांत किशोर ने वाकई मेहनत की है, इस बात में कोई डिनाई नहीं कर सकता। कोई उनको पसंद कर सकता है, ना पसंद कर सकता है, लेकिन उनकी मेहनत को कोई डिनाई नहीं कर सकता। पिछले 2.5 साल से वो लगातार वहां पर मेहनत कर रहे हैं। और मैं उनके गाँव में भी गया, उनके बक्सर का जो घर है वहां भी गया, और उनका कोनार जो उनका गाँव है वो पड़ता है सासाराम यानी रोहतास में, वहां पर भी गया। प्रशांत किशोर एक फैक्टर हैं, और 2.5 साल में उन्होंने अपने आप को एक फैक्टर बना दिया है, तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। लेकिन सब कुछ प्रशांत किशोर ही है, ये कहना भी मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन अगर इस बार वो ठीक ठाक वोट परसेंटेज ले आते हैं, तो अगली बार वो एक और अहम फैक्टर बन जाएंगे। वो अगर मुझे लगता है चुनाव लड़ते खुद, तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। किसी बड़े नेता के खिलाफ अगर वो चुनाव लड़ते, तो एक नैरेटिव और बेहतर खड़ा कर सकते थे। लेकिन वहां पर फैक्टर हैं वो, और वो ये राजनीति में, आप ऐसे प्रदेश में राजनीति कर रहे हो जहां पर अलायंसेस हैं, जहां जाति समीकरण भी मैटर करते हैं, तो अगर वो किसी के साथ अलायंस में जाते किसी पार्टी के साथ, तो वो शायद और बेहतर तरीके से एक तीसरा मोर्चा बना सकते थे। अगर बसपा के साथ अलायंस हो जाता, राजभर के साथ अलायंस हो जाता, छोटे छोटे दलों के साथ अगर अलायंस करके वहां पर वो लड़ते, तो और बेहतर वो कर सकते थे वहां पर। इसी तरह बसपा भी अगर छोटे दूसरे दलों के साथ किसी न किसी अलायंस में शामिल होती, तो और बेहतर कर सकते थे। आखिरी में क्या होता है, चुनाव आखिरी में वोटिंग के दिन आते आते
वो बाइपोलर हो जाता है। कुछ सीटें रहती हैं जहाँ पे ट्रायंगुलर रहता है। बिहार में यूपी से ज्यादा ऐसी सीटें जहाँ ट्रायंगुलर होगी फाइट, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। यूपी में चुनाव ज्यादा बाइपोलर हो जाता है। बिहार में फिर भी हम्म ऐसी कई सीटें हैं जहां पर ट्रायंगुलर फाइट है, और प्रशांत किशोर की पार्टी भी असर डालेगी कुछ सीटों पे, या तो वोट काटेगी या तो वो किसी को हराएगी। कुछ ना कुछ तो ऐसा होना है, और 2-4 सीटें या हो सकता है इससे ज्यादा सीटें वो जीत भी सकते हैं। इस बात को डिनाई नहीं कर सकता। कम से कम 25-30 सीटें ऐसी हैं जहां प्रशांत किशोर की पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। तो इसमें भी कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन एट द एंड आखिरी में अलायंसेस के बीच की फाइट बन जाती है चुनाव, जब वोटिंग का दिन आता है। वैसे प्रशांत किशोर की बात हुई है तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि देखिए यूपी एंगल यहाँ भी निकलता है। पिछले दिनों प्रशांत किशोर मुसलमान समुदाय के साथ एक बैठक कर रहे थे, एक सम्मेलन कर रहे थे। वहाँ उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों का साथ मुझे मिल जाए तो मैं बिहार में नीतीश कुमार को तो रोक ही दूंगा, यूपी में योगी को भी रोक दूंगा। तो ये तो कहीं ना कहीं हाँ प्रशांत। ये मैं उनका यूपी का कनेक्शन भी आपको बता दूं। एक मैंने मेरी एक स्टोरी आने वाली है उस पर। उनका प्रशांत किशोर का भी यूपी का कनेक्शन है। प्रशांत किशोर ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया है, ऐसा तमाम उनके दोस्तों ने बताया है। वो हम्म 12वीं की पढ़ाई करने के बाद पटना से दिल्ली गए थे। दिल्ली में उनकी स्वास्थ्य नहीं ठीक रहा तो वापस लौटे, और उन्होंने फिर यूपी में काम भी किया, अब यूपी में पढ़ाई भी की है। और नरेंद्र मोदी के साथ जब वो जुड़े, जब गुजरात के सीएम थे नरेंद्र मोदी, तो ऐसे हम्म तमाम कांग्रेसियों ने हमें अमेठी में बताया कि प्रशांत हम्म किशोर ने कुछ दिन अमेठी में भी गुजारे हैं। अमेठी में हम्म वो उस समय संजय गांधी अस्पताल की देखरेख से जुड़ा, मतलब जो हेल्थ प्रोग्राम्स हुआ करते थे, राहुल गांधी सांसद थे अमेठी के, तो उन हम्म हेल्थ प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कराना और संजय गांधी अस्पताल में कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है उसको लेकर कुछ रिपोर्ट तैयार करने के लिए कुछ हफ्ते उन्होंने अमेठी में भी गुजारे हैं। ये बात 2008-9 की, ऐसे तमाम कांग्रेसियों ने हमें बताया। मैंने बड़ी रिसर्च की उनके बारे में। तो उनका यूपी में भी इंटरेस्ट है, मतलब बिहार के वो रहने वाले हैं, तो बिहार को तो हम्म ऑब्वियसली फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। और यूपी इंटरेस्ट होने की एक वजह ये भी है कि प्रशांत किशोर ने एज अ पॉलिटिकल कंसल्टेंट सिर्फ वो एक बार फेल हुए हैं, वो यूपी में ही आकर फेल हुए हैं। उसके अलावा वो बिल्कुल। बंगाल जीते, दिल्ली जीते, पंजाब जीते, जहां जहां उन्होंने पॉलिटिकल कंसल्टेंट के तौर पे काम किया, बिहार जीते, वो हाँ वहां वो विक्ट्री उनको मिली। लेकिन यूपी में 2017 में प्रशांत किशोर कांग्रेस नहीं के लिए सक्सेसफुल हो पाए थे। कांग्रेस के लिए उसकी कंसल्टेंसी कर कर रहे रहे थे। थे। हालांकि उन्होंने उसके बाद ये कह दिया था कि मैं अलायंस नहीं चाहता था, जबकि कांग्रेस ने अलायंस कर लिया। तो बिल्कुल। लेकिन यूपी की टीस कहीं ना कहीं उनके मन में है। लेकिन फिलहाल तो फोकस बिहार हुआ है उनका। 27 में हो सकता है कि वो कुछ सीटों पर यूपी में भी एक्टिव दिख जाए। लेकिन अगर वो बिहार से यहाँ से कुछ करते हैं तो आने वाले टाइम में वो बिहार की राजनीति का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे। बिल्कुल 2016 में राहुल गांधी ने खाट यात्रा की थी पूरे यूपी में। उसको भी प्रशांत किशोर की आईपैक ने ही क्योंकि ऑर्गेनाइज किया था। महीने भर की वो यात्रा मैंने भी कवर की थी, और प्रशांत किशोर का एक वो भी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखी। बिल्कुल। तो प्रशांत, जब आप इतना घूमे हैं, इतनी सड़कें नापी हैं आपने बिहार की, तो आखिरी सवाल ये भी बता दीजिए कौन जीत रहा है बिहार? नहीं, 4-5, मुझे लगता है कि 4-5 जिले में जाकर पूरे प्रदेश का प्रिडिक्शन करना, मतलब मैं इसको बहुत वाजिब नहीं मानता। लोग करते हैं, लोग तमाम लोग केवल लखनऊ और पटना जाकर भी जो है प्रदेशों का, या जयपुर जाके पूरे प्रदेश का प्रिडिक्शन कर देते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, मतलब ऑनेस्टली मैं इस चीज को बिल्कुल ठीक नहीं मानता कि 3 या 4 जिले के आधार पे आप पूरे प्रदेश भर का प्रिडिक्शन कर दें। लेकिन जिन जिन जिलों में मैं गया, जो पहले चरण की सीटें थी, वहां पर मुझे नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं दिखा, आरजेडी के कोर वोटर्स के अलावा। तो हम्म मैं बिल्कुल नीतीश कुमार को वहां पे आज की तारीख में भी आप डिनाई नहीं कर सकते उस पर, नीतीश कुमार के फैक्टर को। नतीजे चाहे जो कुछ भी हो, कुछ सीटों पर हम्म मुझे एनडीए को एज भी लगा वहां पर। और मुझे लेकिन जो सेकंड फेज की सीटें हैं, वहां के लोगों ने ये बताया, जो मेरे ने पता किया, हम्म वहां गठबंधन को एज है। तो दोनों ही चरण हम्म इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं जिन सीटों पर देखा, मुझे हल्का हल्का एज वहां पर एनडीए को दिखा। और प्रशांत किशोर भी फैक्टर है। प्रशांत किशोर लेकिन वोट थोड़ा एनडीए का भी काट सकते हैं। तो अगर प्रशांत किशोर एनडीए का वोट काट लेंगे, तो प्रशांत किशोर को कौन पसंद कर रहा है? प्रशांत किशोर को वो पसंद कर रहा है जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, जो हम्म जागरूक है, जो बिहार में बदलाव लाने की बात कर रहा है, और जो बाहर से जो पढ़ लिख कर जो युवा बाहर नौकरी कर रहा है, छठ में घर आया हुआ था और अभी तक वोटिंग देने के लिए रुका हुआ है, वोट देने के लिए। उसका बड़ा इंटरेस्ट है प्रशांत किशोर में, उन हम्म युवाओं में।
तो वो प्रशांत किशोर अगर थोड़ा डेंट बीजेपी को कर देते हैं तो बीजेपी के लिए नुकसान होगा यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर भी बिहार के लिए हो सकता है। लेकिन अगर आप एक शब्द में, एक लाइन में उससे कहें कौन जीत रहा है, तो मैं इस चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन दो तीन पॉइंट्स जिनके आधार पर मैं अपनी बात कह सकता हूँ। पहला पॉइंट ये कि नीतीश कुमार के खिलाफ आरजेडी के कोर वोटर्स और सपोर्टर्स के अलावा और बहुत गुस्सा नहीं है वहां पर। दूसरा पॉइंट ये है कि बेरोजगार युवा और जो पेपर लीक की जो बात करते हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा महागठबंधन के साथ है। महागठबंधन की रैलियों में भी वही भीड़ हो रही है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि प्रशांत किशोर खुद हैं, और जो कि अगर वो जिसका भी वोट काटेंगे, कुछ सीटों पर वो बीजेपी के काट रहे हैं, और कुछ सीटों पर असादु जो कि ओवैसी साहब है, वो खुद एआईएम आईएम के कैंडिडेट्स भी कुछ सीटों पर आपको सीमांचल बेल्ट में आपको महागठबंधन का वोट काटते हुए दिखेंगे। तो ये तीन चार फैक्टर्स हैं। महिलाएं साथ ही एक साथ फैक्टर जो आपने शुरू में कहा था। साथ साथ एक इन फाइट भी फैक्टर है। जैसे दो तीन सीटें मैं गया वहां पर, मुझे लगा कि बीजेपी के रिबेल जो खड़े हुए हैं वो भी बीजेपी का नुकसान कर सकते हैं। इसी तरह जहां महागठबंधन फ्रेंडली फाइट में चला गया, वहां एक दूसरे का नुकसान कर सकता है। तो बहुत ही ज्यादा क्लटर्ड है बिहार, बहुत ही आसान नहीं है। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार कितने साल बाद, 20 साल बाद, अगर वो लगातार सत्ता में काबिज हैं, उसके बाद भी बहुत बिगट मतलब एक तरीके से कहा जाए उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं बनी है। तो कहीं ना कहीं आप क्रेडिट नीतीश कुमार से नहीं छीन सकते। साथ ही साथ तेजस्वी और राहुल गांधी भी मेहनत कर रहे हैं, तो आप इनके भी मेहनत को आप डिनाई नहीं कर सकते। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग जो प्रशांत ने हमें जो सारे फैक्टर्स बताए हैं, जो सारी वजहें बताई हैं जिनकी वजह से अभी सीधे तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन दोस्तों, अब 14 तारीख को नतीजे आने हैं, इसलिए इतना समय इंतज़ार किया है तो 8-10 दिन और कुर्सी की पेटी बांध के रखिए। 14 तारीख को पता चलेगा कि कौन जीत रहा है। लेकिन इस बीच चूँकि प्रशांत बिहार में हैं, बिहार के चुनावी माहौल का लगातार जायज़ा ले रहे हैं, हम प्रशांत से लगातार बात करते रहेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि बिहार के चश्मे से उत्तर प्रदेश पर होने वाले असर को भी नापने की कोशिश करते रहेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए प्रशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। आज के लिए नमस्कार।